हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसकी हमको परिभाषा लिखने के लिए आती है। तो परिभाषा लिखने के लिए आई तो परिभाषा में हम लिखेंगे क्या, जैसे कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं से पूर्णांक संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि जहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि जहाँ आर का मान 0 से तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन जो बी होता है बी से हमेशा छोटा रहेगा। बस इतना ही हमको लिखना है। जैसे अब इसमें बी से हम ए को भाग करेंगे, जैसे कि ये हमारा आया, ठीक है। ऐसे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये इसका फार्मूला होता है। ए है भाज्य, बी है भाजक और क्यू है भागफल और आर है शेषफल, यानी कि रिजल्ट, ठीक है। बस इतना हमको लिखना रहेगा। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ये फार्मूला होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो कि हम लिख देंगे। जहाँ पे क्यू 0 जो है आर से छोटा होगा, आर के बराबर होगा, लेकिन बी जो है आर से बड़ा रहेगा और बी से आर छोटा रहेगा। ये फार्मूला इसका है, इसको हम लिख देंगे, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आता ही आता है पेपर में, ऐसा क्वेश्चन एक, जैसे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 135 व 225 का मासा ज्ञात कीजिए। आता तो सभी को है क्वेश्चन, लेकिन लगाने का सही तरीका क्या होता है, कैसे हम इसको लगाएं, ये किसी को नहीं पता है। कोई भाग कर देता है, ऐसे ही छोड़ देता है, डायरेक्ट लिख देता है। इसके लगाने का यही तरीका है, देखो बहुत ही आसान तरीका है। इसको हम हल करेंगे। क्योंकि 135 छोटा है 225 से, तो हम पहले इसको लिखेंगे। 135 छोटा है 225 से। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड चाहे तो हम यहाँ पे सूत्र भी लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसकी जो कंडीशन है, 0 छोटा है आर से और आर छोटा है बी से, इसको हम लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो सबसे पहले हम 135 से 225 को भाग करेंगे। तो यहाँ पे 135 225, तो 135 को एक बार जब लगाएंगे तो 135 हो जाएगा, फिर इसको घटा देंगे तो यहाँ पे 90 आएगा। बस यही मान जो हमारे भाज्य भाजक भागफल और शेषफल आया है, वही हम इस वाले फार्मूला में रख देंगे। अब जो यहाँ पे लिखेंगे बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सी है हमारी, ये 225। तो सबसे पहले लिखेंगे 225 बराबर 135 गुणे 1, जितनी बार हम पहाड़ा लगाए हैं, 1 प्लस जो कि हमारा शेषफल आया है, इसको लिख लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे शेषफल 0 के बराबर नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा शेषफल आया है इससे हम इस वाली 100 यानी कि भाज्य को भाग करेंगे। तो फिर से एक बार लगाएंगे, फिर से इसको घटाएंगे तो 45 आएगा। फिर से इसको हम इसमें लगाएंगे, 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। फिर से लिखेंगे यहाँ पे शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। फिर अब लास्ट स्टेप में हमारा क्या बचेगा, अब हम 90 को 45, जो इसको हम घटा के आया था 45, इससे हम इस वाली संख्या को भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 90 को 2 बार टेबल लग जाएगा, तो 45 दूना 90 होता है। तो यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, 0। जब यहाँ पे शेषफल आ गया 0, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। यहाँ लिखेंगे चूँकि शेषफल बराबर 0, भाजक ही हमारा HCF होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे HCF बराबर 45, यही हमारा हो जाएगा आंसर। बस 2 नंबर में या 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। 1 नंबर में तो छोटा ही सवाल होगा, एक बार में हल हो जाएगा, लेकिन 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है,
इसके सही लगाने का तरीका यही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता है, 2 से 4 नंबर में। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है इसको लगाने का। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे माना एक कोई पूर्णांक संख्या है तथा b बराबर 6। ठीक है, b बराबर 6 क्यों होगा अभी बता। जब 0 छोटा है r से या r के बराबर है तब r का मान 6 होगा या 6 से कम होगा, यानी कि 6 से ज़्यादा नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है a बराबर, अगर इसमें हम फार्मूला लगाएं तो a बराबर एक इस संख्या को मान लो ले लें, a बराबर तो हो जाएगा BQ यानी कि 6q+r। ठीक है, अब यहाँ हम a बराबर BQ+r, r का मान यहाँ पे हमने लिया है b का मान 6। ठीक है, r का मान 6 से छोटा होगा, यानी कि 0 से 5 हो सकता है। ठीक है, 6 से छोटा तो 0 से 5 तक हो सकता है, कोई भी 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम रखेंगे a बराबर BQ+r में, तो पहले तो a बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, a बराबर 0 रखेंगे यहाँ पे, तो हमारा आएगा a बराबर 6q। a बराबर 6q, अगर पहले हल कर ले फिर इसको हम समझाते हैं थोड़ा। तो ये अब देखो यहाँ पे हम r बराबर 2 रखेंगे, फिर इसको हम हल कर लेंगे तो a बराबर 6q+2 होगा। r बराबर 1 रखेंगे, फिर हल करेंगे तो a बराबर 6q+1 आएगा, क्योंकि हमको r की जगह पे ये सब मान रखना है, r की जगह पे। तो यहाँ पे r बराबर 3 रखेंगे तो आएगा a बराबर 6q+3। यहाँ पे r बराबर 4 रखेंगे तो ये आएगा 6q+4, और 5 रखेंगे तो 6q+5। अब देखो यहाँ पे अगर हम q का मान 1 मान लें, q का मान हम 1 मान लें तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 6 × q, तो 6 × 1 यानी कि 6 हो जाएगा। तो अगर हम 6, देखो ये हमारी भाज्य संख्या या भाज्य संख्या है, ये हमारी भाज्य संख्या है। अगर हम यहाँ पे रखें 6 q की जगह पे 1, तो ये हो जाएगा a बराबर 6 × 1 + 1, तो ये हो जाएगा 6 + 1 यानी कि 7। ये हमारी अभाज्य संख्या होगी, यानी कि ये खुद की ही संख्या से कटेगी, दूसरे से नहीं कटेगी। ठीक है, तो अब देखो ये सब सम संख्याएं हैं, जितनी भी r का मान 0 रखेंगे तब भी सम आएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे फिर भी सम आएगा, यहाँ पे 3 रखेंगे फिर भी ये सब सम आएगा। अब देखो 1 2 1 3 और 5 रखा तो ये सब क्या हो गया, विषम संख्या, विषम पूर्णांक चाहे लिख लो या संख्याएं लिख लो। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, थोड़ी सी थ्योरी लिख लेंगे। अतः a बराबर 6q+1 या एक विषम पूर्णांक है। 6q+1, अगर हमने अभी बताया कि q की जगह पे 1 मान लो। ठीक है, तो 1 मानेंगे तो 6 कम 6 और ये हो जाएगा 7 हो जाएगी विषम, तो ये विषम पूर्णांक हो गया। यह 2 से विभाज्य नहीं होगा, जब भाई विषम हो जाएगा तो 2 से विभाज्य कैसे होगा। ठीक है, फिर क्यों, इसलिए a बराबर 6q+3, a बराबर 6q+5 भी विषम पूर्णांक है, यह भी 2 से विभाज्य नहीं होगा। बस इतना हमको लिखना है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही जरूरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अब की बार आने के चांसेस भी हैं इसके। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि बार बार आते ही हैं, तो इनको तैयार जरूर कर लें। ये अगला क्वेश्चन है हमारा 12, 15 और 21 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो 12 के पहले हम गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, 2 × 2 × 3। अब 15 के गुणनखंड निकालेंगे, ये निकालेंगे नहीं, इसको हम दिखाएंगे भी, यहाँ लिखेंगे भी। ठीक है, 12 के गुणनखंड, 15 के गुणनखंड और 21 के गुणनखंड, तीनों को निकालेंगे और यहाँ पे दिखाएंगे भी। जैसे 12 के निकालने हैं गुणनखंड, तो 12 लिख के इसको हम करेंगे 2 2 छाक 12, फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 3 6, 3 1 कम 3। ठीक है, तो यहाँ से इसके गुणनखंड आए 2 × 2 × 3। ऐसे ही 15 के जब निकाल लेंगे
तो या फिर 5 से कट सकता है या फिर 3 से कट सकता है या फिर 15 से ही काट दे। तो इसको हम 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 5 एकम 5, तो 15 के गुणनखंड आए 3 गुणे 5। ऐसे 21 के, तो 21 को 3 से काट दे, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो यहाँ पे इनके गुणनखंड सबके निकाल लेंगे। अब देखो मासा HCF मासा हमारा क्या होता है, जो सबके गुणनखंड यानी कि तीनों के गुणनखंड में कॉमन मिल जाए। तो यहाँ से हमको 3 कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी हमको 3 कॉमन मिल रहा है और यहाँ भी हमको 3 कॉमन मिल रहा है, इसलिए इसका मासा क्या हो गया 3। अब इसका अगर LCM निकालना हो हमको, तो सबसे पहले कॉमन वाली संख्या लिख लेंगे, फिर जो हमारी संख्याएं इसमें रह गई हैं, जितनी भी संख्याएं हमारी बची हैं उनको गुणा कर लेंगे। जैसे कि 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 5 और 7, 5 गुणे 7, फिर इसको गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा 420 आएगा। 3 दूनी 6, 12, 12 उनसे 60, 60 30 442, ये 420 आंसर हमारा आएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, 8, 25 और 49 का HCF ज्ञात कीजिए। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 के गुणनखंड निकालेंगे वैसे ही जैसे अभी बताया, फिर 25 के, फिर 49 के। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, देखो इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिख रही, ठीक है। तो इसको अगर हम 1 से गुणा कर दें, इसको भी 1 से गुणा कर दें, इसको भी 1 से गुणा कर दें, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1। अब देखो 8 को 1 से गुणा करेंगे, 8 एकम 8, 5 25, 25 एकम 25, 49 एकम 49, यानी कि सबको हम गुणे में 1 लिखते हैं, तो इसका मासा क्या हो गया 1। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए, नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 135 कामा 225 बराबर 45 हो, 135 कामा 225 यानी कि HCF जो कि है इन दो संख्याओं का 45 है, तो LCM यानी कि इन दो संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। अब हमको दिया क्या गया है, HCF दिया गया है, दो संख्याओं का HCF 45 है। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, एक फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, ये सूत्र है। तो इसमें हम रख देंगे, पहली संख्या हमारी कितनी होगी 135 हो गई और दूसरी संख्या हमारी कौन सी होगी 225। अब मासा हमको दिया यानी कि LCM HCF हमको दिया गया है, HCF की जगह पे यानी कि HCF रख दिए और LCM यानी कि लासा हमको निकालना है। अब यहाँ से अगर हम लासा का सूत्र लगा दें तो ये हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा यानी कि HCF, ठीक है। तो इसमें हम मान रख देंगे, अब मान रख देंगे तो यहाँ पे मान रख दिए, तो यहाँ से अगर इसको काट दे तो 45 पंचे 225। अब यहाँ पे बचा 135 गुणे 5, तो इसको गुणा कर देंगे तो 5 पंचे 25 के 5, 5 तिया 15, 2 17, 5 एकम 5 1 6, यही हमारा LCM निकल आएगा। LCM यानी कि लासा, ये हो गया LCM, लोअर कॉमन मल्टीप्लिकेशन, और HCF होता हाइयर कॉमन फैक्टर, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने की कोशिश करें, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। एक भाज्य संख्या है, इसकी हमको व्याख्या करना है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, तो इसको हम लिख लेंगे। पहले हमारी संख्या जो है 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11। अब इन दोनों में हम 11 ले लेंगे कॉमन, 11 कॉमन ले लिए तो इधर हमारी संख्या बची 17 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 और इधर बची 2, 2 भी ले सकते हैं कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया 5, इसको गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 510 प्लस 2, यानी कि ये हो जाएगा 512। 512 को 11 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5632, जो कि भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या यानी कि लास्ट में 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 0 आ जाए, तो ये सब भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है।
यानी कि ये हमारी दो से कट सकती है, तो ये भाग हो सकती है संख्या से। तो ये लिखा भी एक भाज्य या एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके दो से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो सकते हैं या होंगे। क्योंकि गुणनखंड करेंगे तो दो से ही कटता चला जाएगा, तो यानी कि दो से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये पूछा भी जाता है और इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सह अभाज्य संख्याएं, ये याद रखो, सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। वो संख्याएं जिनका मासा यानी कि HCF 1 हो। ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो वो कहलाती हैं सह अभाज्य संख्याएं। अब देखो, इसमें दो दो संख्याएं दी गई हैं, तो अगर हम इन सब संख्याओं का मासा निकालें, यानी कि इन दोनों का मासा निकालें तो एक आएगा। जैसे कि निकालने 14 और 35, ये हो गया 7 गुणे 2 और ये हो गया 7 गुणे 5। इसका मासा कितना आएगा 7। ऐसे ही अगर 18 का निकाल लें, 3 गुणे 3, 3 दूनी 3 3 9, 9 दून 18, और 25 का निकाल लें तो 5 गुणे 5। ठीक है, तो इसका अगर 1 से गुणा कर दे, इसको अगर 1 से गुणा कर देंगे तो इन दो संख्याओं का मासा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और भी संख्या कर लें, 31 का कर लें, 93 का कर लें। तो 31 का गुण जब करेंगे हम तो 31 एकम 31 होता है। ठीक है, और 93 यानी कि 31 गुणे 3, 31 तिया 93। ठीक है, तो इसका मासा हमारा 31 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर 32 का करें तो क्या आ जाएगा 2 गुणे 8 गुणे 2, यानी कि 2 के फैक्टर हो जाएंगे। इसमें भी 2 नहीं, 1 नहीं आएगा। 62 का करें तो इसके भी 2 से फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी मासा 1 नहीं आएगा, यानी कि इसका भी मासा 1 नहीं आ रहा, इसका भी मासा 1 नहीं आ रहा, इसका भी मासा 1 नहीं आ रहा। सिर्फ 18 और 25 का जब हमने निकाला तो इसका मासा कितना आ रहा 1, यानी 1 के बराबर आ रहा है। यानी कि हमारा ये वाली जो संख्या होगी सेकेंड वाली, यही अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है MCQ के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखो, हमारा क्वेश्चन है 65, 117 के HCF को, यानी कि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो m का मान बताइए। यानी m का मान ज्ञात करना है जब 65 और 117 के HCF को इसके बराबर रखा जाए। HCF को ये मान लिया जाए, तब जाके इस दोनों संख्याओं का मासा बताना है। तो हम इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले 65 का और 117 का मासा निकालेंगे। अगर 65 के फैक्टर करें तो 5 13 25 65, और 117 के 3 3 9 और 13 9 117। अब देखो, इसमें कॉमन चीज़ क्या दिख रही है हमको, 13 दिख रही है, यानी कि HCF बराबर 13। ठीक है, अब HCF को हम क्या माना था, हम हमारे क्वेश्चन में दिया था 65m - 117, जो कि इसका इन दो संख्याओं का HCF है। तो HCF निकला हमारा 13, और HCF की जगह पे हमने यही वाला मान यहाँ से उठा के रख दिया यहाँ पे। तो हो गया 65m - 117 बराबर 13। ये हो गया 65m बराबर, इस 117 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का है, इधर प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो 130 आएगा। m बराबर 65m बराबर 130, m बराबर 130। ये इधर गुणे में है तो इधर भाग में हो जाएगी, यानी कि इसके नीचे आ जाएगी। तो 65 दूना 130, यानी कि m का मान हमारा 2 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि किसी प्रकृत संख्या n के लिए 6 की घात m 0 पर समाप्त होगी या नहीं। ठीक है, जांच कीजिए कि किसी प्रकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी या नहीं। तो देखते हैं,
6 की पावर n को हम लिखते 2 गुणे 3, यानी कि 2 गुणे 3 6 होता है, 6 की घात n, यानी कि 2 की घात n और 3 की घात n हो जाएगा ये। फिर यह 2 की घात m तथा 5 की घात n का रूप नहीं है, इसलिए यह 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। वो संख्याएं जिसमें 2 की घात m कामा 5 की घात n इस फॉर्म में अगर आएंगी तभी वो 0 पे समाप्त होंगी, अन्यथा वो 0 पे समाप्त नहीं होंगी। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वो क्वेश्चन है जो कि पेपर में आएगा ही आएगा, 100% आएगा ही आएगा पेपर में, बार बार पूछा जाता है, बार बार आता है क्वेश्चन। जैसे √2 का आएगा, या फिर √5 का, या फिर √7 का, या फिर √3 का। ये 3 में से एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा, √5 का, या फिर √3 का, √7 का। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लगाएंगे बहुत ही मतलब कि आसान भी क्वेश्चन है, और समझ में आ जाए तो आसान, ना आए तो मुश्किल है। ये फ्री के नंबर हैं। बस इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम लिख लेंगे माना √2 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हमने लिखा माना √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √2 बराबर a/b, जहाँ a कामा b सह अभाज्य संख्याएं हैं, और जो कि b का मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर b का मान 0 हो जाएगा तो अभाज्य संख्याएं नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसलिए √2 इक्वल टू a/b, जहाँ a कामा b सह अभाज्य संख्या है और b का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ इसके नीचे हम 1 मान लेंगे और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कैंची वाला गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा b/2 बराबर a। अब क्या करेंगे, यहाँ से √ को हटाना है तो दोनों पक्षों में हम वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा b/2 की पावर 2 बराबर a की घात 2। तो ये यहाँ से हो जाएगा b का स्क्वायर, और √2 से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, b का स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से √ कट जाएगा, तो हो जाएगा 2b² बराबर a²। यहाँ से हम b का मान निकालेंगे तो b² बराबर ये 2 गुणे में है तो ये a के नीचे चला जाएगा। ठीक, यानी कि ये हो जाएगा a²/2। यहाँ से इतना हम निकाल लेंगे तो समझ लो इतना हम 2 नंबर के लिए कर लिए। इसके बाद एक लाइन लिख देंगे a² जो कि 2 से विभाजित है। अगर a² 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, तो a भी 2 से विभाजित हो जाएगा, तो यही हम लिखेंगे a² 2 से विभाजित है, इसलिए a भी 2 से विभाजित होगा। अब हम क्या करेंगे, पुनः a बराबर 2c, यानी कि a को हम मान लेते हैं 2c के बराबर, 2c के बराबर a को हम मान लेते हैं, तो यहाँ रख देंगे b² बराबर 2c का होल स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 c² बटे 2, यानी कि b² बराबर 4c² बटे 2। यहाँ से हो जाएगा b² बराबर, यहाँ से काट देंगे 2 दूना 4, यानी कि 2c²। यहाँ से c² बराबर क्या हो जाएगा, b² बटे 2। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये अब हम इसमें करेंगे b² जो कि 2 से विभाजित है, इसलिए b भी 2 से विभाजित होगा। अब इसके बाद थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे अपने मन से, अपनी भाषा में। क्या लिखेंगे वो हम बता रहे हैं। लिखेंगे अतः a व b सह अभाज्य है, और सह अभाज्य के बारे में अभी तो हमने बताया पिछले सवाल में। ठीक है, परंतु यह इसलिए हुआ क्योंकि हमने √2 को परिमेय संख्या माना था। हम कह सकते हैं कि √2
एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिख देंगे 4 नंबर के। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस समझो। इसका और भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, जैसे कि √5 और √3 और √7। ये 2 सवाल, इसमें से कोई ना कोई एक सवाल आएगा जरूर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। ये भी हमारा 3 या 4 नंबर में आता है। 3 नंबर में तो या 2 या से 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, इस 3 को हम इधर ले आएंगे। इसको हम लिख देंगे 3 + 2 √5 = a/b, जहाँ a b पूर्णांक है, b डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 √5 बराबर a/b -3। ये वाले 3 को हम इधर ले आए, यानी -3। ये हो जाएगा 2 √5 बराबर a - 3b/b, क्योंकि यहाँ पे 1 माना, एलसीएम लिया, तो ये हो गया a - 3b/b। फिर √5 बराबर इस 2 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा a - 3b/2b। अब लिखेंगे माना a - 3b बराबर p और 2b बराबर q। इसको हम मान लेंगे a - 3b बराबर p और एवं 2b बराबर q। अब मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा √5 बराबर p/q, जहाँ p एवं q पूर्णांक है, q डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो, इसमें हमारी 2 संख्याएं निकल के आई। एक तो √5 बराबर p/q। अगर इस √5 को देखा जाए तो ये अपरिमेय संख्या है ही, ठीक है, लेकिन जो ये संख्या आएगी इधर, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अब एक लाइन लिख देंगे, √3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, हमारा जो क्वेश्चन बनेंगे तो दशमलव प्रसार से बनेंगे। 1-2 क्वेश्चन आते हैं इससे। क्या होगा? दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार हमारा 2 प्रकार से का होता है, जैसे शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? वह प्रसार, कोई भी अगर भाग है जिसको हम भाग कर रहे हैं, तो जहाँ पे पूरा कट जाए, तो वो शांत दशमलव प्रसार है। जैसे कि ये देखो, 7/5 लिखा, 5 से हम 7 को भाग करेंगे तो 5 × 5, और यहाँ पे 2 बचा, दशमलव लगा, 0 बढ़ा, 5 × 20। यही देखो पूरा कट गया, तो ये शांत दशमलव प्रसार है। अब अगर और अशांत क्या होता है? अशांत जो पूरा ना कटे, जैसे कि इसको अगर कर ले, 7 दूनी 14, 1 बचा, दशमलव लगा, 0 बढ़ाए, 7 × 7, 3 बचा, 0 बढ़ाए, 7 × 4 28, 2 बचा, 0 लगाए, 7 दूनी 14। यानी कि ये ऐसे लगता चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा पता नहीं, पूरा नहीं कटेगा। अब अशांत 2 प्रकार का होता है, एक आवर्ती अशांत, एक अनावर्ती अशांत। आवर्ती होता है जिसमें संख्याएं रिपीट होती हैं, अनावर्ती होता है जिसमें रिपीट नॉन रिपीटिंग, यानी कि जिसमें संख्याएं रिपीट नहीं होती और वो बढ़ती जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, 3.33333 आता रहे, बार 3 बार ही लगता रहे। और जैसे कि 1.251 हो गया, 1.251, 1.2512, फिर से 2512, फिर से यही संख्या आएगी 2512, यानी कि संख्याएं रिपीट हो रही हैं। तो इसमें हम लिखेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और वह संख्याएं जो, जैसे कि 3 दशमलव, ये देखो यहाँ पे 10 आया, फिर 100 आया, फिर 1000 आया, फिर 10,000 आएगा, ऐसे संख्या बढ़ती जाएगी।
तो ये हो जाएंगे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, ये 2 की घात m और 5 की घात n का रूप नहीं होगा, ये 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का होगा। तो ये शांत दशमलव प्रसार कहलाता है और ये अशांत दशमलव प्रसार। इसका एक क्वेश्चन आता है, चलो देखते हैं कैसे होगा। बताइए कि 13/3125 शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है या नहीं। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, बताइए कि जो 13/3125 शांत प्रसार है या नहीं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 13/3125। तो जो ये हर है, ये हर हो गया हमारा, इसके हम गुणनखंड निकालते हैं। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी कि 5 की घात 5। इसको हम लिखते, अगर किसी संख्या की घात 0 हम लिख दें तो इसका मान 1 आता है। चाहे 5 की घात 0 लिख दें 1 आता है, चाहे फिर 4 की घात 0 लिख दें, 10 की घात 0 लिख दें, सबका मान 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5 की घात 5। अब देखो 5 की घात n का तो हमको मिल गया, अभी हमको 2 की घात m बनाना है। तो इसको हम गुणा कर देंगे 2 की घात 0 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/2 की घात 0 गुणे 5 की घात 5। यह एक अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है क्योंकि हर का गुणांक 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है। अगर यहीं कहीं पे अगर यहाँ पे 3 आ जाता तब ये अशांत हो जाती। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है, इसका जवाब दो तुरंत, देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं। कमेंट में बताना क्या होगा। जैसे कि हमारा क्वेश्चन कहाँ गया, ये 6/15 शांत है या अशांत। कितने लोग इसका जवाब देंगे देखेंगे हम कमेंट में, फिर हम इसको बाद में बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, बिना ब्याज दिए कि ये बताइए कि 23/500 का दशमलव प्रसार कितने अंक बाद समाप्त होगा तथा दशमलव प्रकार बताइए। ठीक है, अब देखो हम 500 का गुणनखंड निकाल लेंगे। 500 के गुणनखंड आ जाएंगे 2 × 2 × 5 × 5 × 5, ये हो जाएंगे 500 के गुणनखंड। ठीक है, तो हर के गुणनखंड किए तो हो गया 2 की घात 2 × 2 × 5 × 5 × 5, तो हो गया 23/2 की घात 2 और 5 की घात 3। अब देखो यहाँ पे दोनों बराबर होना चाहिए, जो 2 की घात हो वो 5 की घात होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 की घात 1 कम है, तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2 से इसको गुणा कर देंगे और 2 से इसको हम भाग कर देंगे। 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया। ठीक है, तो क्या हो गया 23 × 2, ये हो जाएगा 2 की घात 3, इसकी घात 1, ये गुणे में घातें जुड़ती हैं तो इनकी घातें जुड़ गई, यानी कि 2 की घात 3 और 5 की घात 3 हो गया। 23 दूना 46, और इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5 की घात 3, यानी कि 46/5 दूनी 10 की घात 3, यानी कि 46/1000। अब देखो नीचे 1000 आया है तो दशमलव कितने स्थान बाद लगेगा, जितने जीरो उतने स्थान बाद, यानी कि 3 जीरो है तो 3 स्थान बाद, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3, यानी कि 46 लिखा था, 3 स्थान बाद जीरो लगाना, तो 1 2 संख्याएं हैं और 1 जीरो हम बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा 3 संख्याएं। तो यहाँ पे हम दशमलव लगा के जीरो बढ़ा देंगे, तो यानी कि 3 संख्या बाद दशमलव आएगा। ठीक है, 3 अंक बाद ये समाप्त हो जाएगा, इसका प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बड़ा सा लिख गया है, चलो देखते हैं। लिखा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं, ये याद रखना, क्योंकि एक नंबर के सब क्वेश्चन हैं, आते भी रहते हैं पेपर में, ज़रूरी भी है। चलो देखते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन, जैसे कि हमारा लिखा हुआ है
43.123456789, यानी कि ये क्या हो रहा है, संख्या लगातार आ रही है, बढ़ रही है, तो ये शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, इसके हर का गुणनखंड 2 की घात 5, 2 की घात m तथा 5 की घात n के रूप का होगा। अब दूसरी संख्या है 43 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसके ऊपर बार लगा है। बार का मतलब क्या हो गया कि ये इसके बाद फिर से रिपीट हो जाएंगी। 1 2 3, जैसे 1 से 9 तक गई, फिर से 1 से 9 तक जाएगी, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगी, फिर ये वही रिपीट होता रहेगा प्रोसेस। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, इसके गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात m n के रूप का नहीं होगा, अर्थात 2 व 5 के अतिरिक्त कोई भी दूसरी संख्या होगी। अब देखो, जैसे कि 2 या फिर 5 के अलावा 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, इनके अलावा कोई भी संख्या हो सकती है। इसलिए यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, क्योंकि बार बार संख्या रिपीट होगी। अभी हमने पीछे बताया पिछले क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन है हमारा 0.120, फिर 1200, फिर 12,000, फिर इसके बाद ऐसे ही बढ़ जाएंगी आगे संख्या। ये अशांत अनुवर्ती दशमलव प्रसार है, क्योंकि यह परिमेय संख्या होगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।